नमस्ते यू ऑल एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे पीस ऑन कॉन्फ्लिक्ट की। हम बात कर रहे थे यूनिट 3 की। जैसा कि आपको पता है, जो आपकी यूनिट 3 है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं हमारा है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। हमें चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर के बारे में बात करना है, किस तरीके से आज मॉडर्न वॉर जो है ना, वो ओल्ड वॉर से होकर के एक न्यू वॉर के फॉर्म में चेंज हो गया है। ये है आपका चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर। क्यों? क्योंकि देर इज द राइज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, देर इज द राइज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, and these nuclear weapon is now is in the control of non-state actor. There is a fear that these powers can also achieve this kind of the weapons. तो there is a सामूहिक विनाश का खतरा जो है ना मंडराता रहता है, जिसको रियलिज्म में कहा सिक्योरिटी डायलेमा, यानी कि सुरक्षा को लेकर के हमेशा जो दुविधा है वो दुविधा बना रहता है। ठीक है, हमेशा खतरा जो है ना वो बना रहता है, दुविधा बना रहता है, जिसको उन्होंने कहा कि देयर इज अ डायलेमा इन द इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि उन्होंने माना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, अराजकतापूर्ण है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी, यही सब चीजें आपके सिलेबस में है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिटरेंस मैकेनिज्म अपनाना चाहिए। ठीक है, डिटरेंस की पॉलिसी लाना चाहिए कि यानी कि एक जो है ना, अगर कोई स्टेट जो है ना, अगर वो पावर को लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। और समाधान कैसे हो सकता है, आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रीटी, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये सब ट्रीटी जो होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, डिटरेंस को ला सकते हैं। और जब ये सब चीजें लागू होगा, सो देयर इज द चांस फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष का जो है ना समाधान हो सकता है। बट ये जो रेजोल्यूशन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। ठीक है, ये अल्पकालिक है, शॉर्ट पीरियड के लिए। हमें क्या करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, हमें परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना यही आपका टॉपिक है और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि जब भी हम न्यू वॉर और कोल्ड ओल्ड वॉर की बात करते हैं, ठीक है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड वॉर, जब भी हम न्यू वॉर और ओल्ड वॉर की बात करते हैं तो इसे हम थियरी के हिसाब से कैसे पढ़े। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी बात कर दी थी कि न्यू वॉर क्या होता है। न्यू वॉर यानी कि अब जो है स्टेट हैज नॉट द सोल। जब हम बात करते हैं ओल्ड वॉर की तो हम बात कर रहे थे इंटर वॉर की बात करते थे, यानी कि यहाँ पे कौन थे, स्टेट जो थे, एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं न्यू वॉर की, ठीक है, जब हम न्यू वॉर की बात कर रहे हैं तो देयर इज द इंट्रा स्टेट, देयर इज द सिविलियन इन्वॉल्व। इट्स नॉट गोइंग टू एंड इन अ शॉर्ट पीरियड, इट विल बी गो ऑन, जिसको हमने कहा प्रोटेक्टेड वॉर। ठीक है, यानी कि अंतराल ले लेकर के ये जो युद्ध होते हैं वो चलते रहते हैं, जिसको हमने कहा प्रोटेक्टेड वॉर। ठीक है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये ओल्ड वॉर और न्यू वॉर को हम थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में कैसे समझें, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पैमाने से इसको कैसे देखें। सो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि हमें कहाँ से पढ़ना है, फिर हमने देखा था कि समय के साथ कैसे ये जो वॉर है उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। ठीक है, उनको कहा जा रहा है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इट्स अ जस्ट वो एड बेलम। ठीक है, यानी कि नो मैटर्स आप वो वॉर कर रहे हो, बट वॉर जो है ना उस पीस के लिए कर रहे हो, तो ये जो मीन्स है, ठीक है, वो सही होना चाहिए। किसी ने कहा एंड सही होना चाहिए। तो इस तरीके से वॉर को क्या किया गया है, जस्टिफाई किया गया है, इस यानी कि इसके औचित्य को कहा गया है ये सही है। और इसके अलग अलग जो है ना फिलॉसफी दिए गए हैं, और ये क्या फिलॉसफी है इसके बारे में हम अंत में पढ़ेंगे कि कैसे वॉर को जो है ना सही माना गया है और कैसे वॉर को जस्टिफाई किया गया, इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। आप देखो जो ये क्लॉज़विट्ज़ हैं, जो कि ओल्ड वॉर के थिंकर हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि वॉर इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स। ठीक है, आप जब वॉर करते हो तो अपने डे टू डे पॉलिटिक्स को ही एक्सटेंड करते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए ही करते हो। तो उन्होंने क्या किया है, ही हैज ट्राइड टू एक्सटेंड द आइडिया ऑफ the day to day politics in the form of a bigger politics that you see as a war.
बट यहाँ पे इनकी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलती है। इनकी क्रिटिसिज्म, इनकी आलोचना इस तरीके से देखने को मिलती है कि इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, वॉयलेंस को, हिंसा को आप क्या कर रहे हो, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वॉयलेंस सही है, यानी कि लोगों की हत्या करना सही है, ये जो है ना आप नॉर्मलाइज कर रहे हो। क्योंकि वॉर के मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है ना वो सिर्फ वॉर करते हैं, इसमें बहुत लोगों की जान भी जाती है। तो उन्होंने वॉयलेंस को नॉर्मलाइज करने की बात की, और जिसकी वजह से इनकी क्रिटिसिज्म जो है ना देखने को मिलती है। यही सब क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वी विल गोइंग टू ट्राई टू एनालाइज कि जब भी हम बात करते हैं कन्वेंशनल वॉर की, तो वो मिलिट्री बेस्ड होती है, इंटर स्टेट वॉर होती है। और ये क्या होती है, आप देखोगे इनमें कैजुअलिटी जो होती है ना, ऐसा नहीं कह सकते मिनिमम होती है, बट हाँ देयर इज अ कैजुअलिटी ऑफ द सोल्जर्स, ठीक है, जो युद्ध पे जाते हैं उन्हीं की मौत होती है। तो देयर इज अ मिनिमम चांस टू गेट डेड ऑफ द पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन वॉर, ठीक है। तो जो सिविलियंस होती हैं उनकी हत्या के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जब हम कन्वेंशनल वॉर से देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी राइज हुई, जैसे जैसे ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद आप लोग कहते हैं ना कि भाई ये ड्रोन आ गया ना तो एकदम सटीक निशाना। अब जिसको, जैसे आपने सुना होगा ना अमेरिका ने क्या किया, टारगेटेड किलिंग, ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, टारगेटेड किलिंग की है। और उसके बाद जिसको मारना था, जो मतलब कि जो आतंकवादी था, सिर्फ उन्हीं को क्या किया, मारा। बट इसके बाद जो हेट्रेड और ये सब चीजें फैलती हैं, ठीक है, हेट्रेड, या फिर आप देखो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसको हमने बात की, कि कैसे ये 9/11 के बाद देयर इज अ शिफ्ट आया अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वॉर को समझने के लिए। यानी कि देयर इज द राइज ऑफ वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न आइडिया, और द पीपल विल गेट एंटी वेस्टर्न, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें लगता है कि मॉडर्न वॉर जो होता है ना एकदम पिन पॉइंट होता है, एकदम सटीक होता है। बट जो एनिमिटी फैलती है लोगों के अंदर, जो इनिमिटी देखने को मिलती है, उससे क्या होता है, लोग जो होता है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो डेविएट हो जाते हैं। उनके अंदर जो है ना शत्रुता की भावना जो है ना वो पनपने लगती है। तो हमने देखा कैसे राइज ऑफ टेक्नोलॉजी और कोल्ड वॉर के आने के बाद ये जो वॉर है, अब ये इंटर स्टेट वॉर से होकर के इंट्रा स्टेट वॉर हो गया, ठीक है। गलत से अगर ये जो चीजें है ना, ये हथियार जो है ये नॉन स्टेट एक्टर के पास पहुंच जा सकता है, तो इसका जो है ना बहुत गलत उपयोग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा वॉर ऑन टेरर, ठीक है, वॉर ऑन टेरर पे आपने देखा कि 3 बिल्डिंग को ना टारगेट किया गया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना टेररिस्ट द्वारा रचा गया था, ओसामा बिन लादेन का हाथ था। तो ये वर्ल्ड टावर सेंटर पे जो है ना पहला इसका निशाना था। तो इस तरीके से पिन पॉइंट करके टारगेट करना, ये सब चीजें जो है ना अगर गलत हाथों में लग जाती है तो इसका एक बहुत ही ज्यादा दुष्प्रयोग आप देखने को मिल सकते हैं। और क्यों सिर्फ गलत हाथों के, स्टेट भी इसका गलत उपयोग कर सकता है, जैसे आपने देखा हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। तो इस तरीके हमने देखा कि जब हम बात करते हैं ओल्ड वॉर की, न्यू वॉर की बात करते हैं, सो देयर इज अ नो क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन कि व्हाट इज न्यू वॉर, व्हाट इज ओल्ड वॉर, ठीक है। हम जैसे जो होता है ना कि एक क्लियर, ये जो है ना न्यू वॉर है, ये कोल्ड वॉर है, ऐसा जो है ना एक टाइट बाइफर्केशन आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर ये न्यू वॉर है तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको ओल्ड वॉर में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो बाउंड्री है अब वो धीरे धीरे क्या हो गई, धीमी होने लगी, ये धीरे धीरे क्या होने लगी, ब्लर होने लगी। और इसी वजह से हमने देखते हैं ना कुछ कुछ पार्ट जो है ना ओल्ड वॉर के न्यू वॉर में भी देखने को मिलते हैं, ओल्ड वॉर के न्यू वॉर के ओल्ड वॉर में, और ओल्ड वॉर के न्यू वॉर में देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना ये ओवरलैप करते रहते हैं चेंज, समय के बदलने के दौरान। फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है ना आज की सीरीज में हम देखेंगे कैसे न्यू वॉर जो है वो अलग है जब हम बात करते हैं ओल्ड वॉर की। लेकिन मैंने आपको समझाया पहले ही कि जब भी हम न्यू वॉर की बात करें तो आप ये मत समझिए कि ये ओल्ड वॉर से एकदम नया तरह का वॉर है, ये वही है, बट कुछ कुछ जो है ना इसमें चेंजेस जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला चेंज क्या है, पहला चेंज हमने देखा था ये स्टेट से अब कहाँ पे आ गया,
सिविलियन की तरफ आ गया। दूसरा चेंज हमने क्या देखने को मिला था, दूसरा चेंज हमें देखने को मिला था कि अब जो था ना, ये पहले देयर इज अ फिक्स बाउंड्री, फिक्स टेरिटरी जहाँ पे वॉर किए जाते थे। अब ये क्या हो गया, देयर इज नो फाइनाइट ग्राउंड। अब ये जो है ना, अटैक कहीं भी हो सकता है, तो सिविलियन की जान की बहुत खतरे होते हैं। और सब लोग क्या होते हैं इसमें, जैसे वुमेन्स, इन सब के बहुत सारे खतरे रहते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू वॉर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखोगे 6 डे वॉर, ठीक है, इजराइल और अरब के बीच में। क्योंकि आप एक्चुअली आपको लगेगा कि इट्स अ वॉर बिटवीन द टू कंट्री, बट देयर इज अ सीरीज ऑफ वॉर दैट गोइंग आफ्टर दैट वॉर, ठीक है। अगेन मैं आपको यहाँ पे वार्न कर रही हूँ कि कोई भी वॉर जो होता है ना, वो केवल न्यू वॉर नहीं हो सकता। देयर इज सम ओवरलैप कैटेगरी क्राइटेरिया जो ना आपको ओल्ड वॉर के भी न्यू वॉर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी 2 स्टेट इन्वॉल्व है, आपके इजराइल हो गए और आपके इजिप्ट हो गए, दीज 2 कंट्री आर इन्वॉल्व। बट यहाँ पे जो है ना सिविलियंस, ठीक है, यहाँ पे जो है ना सिविलियंस इन्वॉल्व, प्लस में ये जो वॉर थी वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके बढ़ती गई, और इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड वॉर, ठीक है। और प्रोटेक्टेड वॉर मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड सीरीज ऑफ वॉर देयर इज हैपनिंग, ठीक है। तो वैसा युद्ध जो कि मतलब कि अचानक से और फिर उसके बाद धीरे धीरे अंतराल के बाद ये सब चीजें होते रहती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड वॉर। इसमें क्या होता है, इसमें सिविलियन जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें जो कम्बेटेंट होते हैं वो लो होते हैं, ठीक है। लो कम्बेटेंट इन्वॉल्व, जो मेन रोल आप देखते हो ना सिविलियंस का होता है, क्योंकि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो गृह युद्ध, सिविल वॉर, इंट्रास्टेट वॉर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्यों ना हम रोवांडा जेनोसाइड के बारे में देखें। रोवांडा जेनोसाइड में 2 इतने ग्रुप, दे आर ट्राइंग टू वॉर विथ ईच अदर, जिसको हमने कहा हुतीज और तुत्सी, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर सिविलियन, जो कि स्टेट के अंदर ही देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन। या फिर आप देखो तमिल और सिंगलीज ग्रुप इन श्रीलंका, खालिस्तान एंड इंडियन स्टेट, देयर इज अ डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। फिर उदाहरण के रूप में आप और भी चीजें देख सकते हो। तो ये जो वॉर होती है विद इन द नेशन होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं आज के जमाने में, दैट इज इंट्रा स्टेट वॉर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यू टू दिस सिविलियन इन्वॉल्वमेंट देयर इज द मोर कैजुअलिटी ऑफ सिविलियन। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिला फॉकलैंड वॉर में, जहां पे सिविलियन को इन्वॉल्व किया गया, और यूके और अर्जेंटीना के बीच में 1982 में देयर इज अ वॉर दैट इज गोइंग ऑन, जिसमें बहुत सारे सिविलियन की क्या हुई, मौत हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हम न्यू वॉर की बात करते हैं, लाइक अर्लियर देयर इज सम रूल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको महाभारत का उदाहरण देकर समझाया था कि देयर इज अ टाइम जहां पे आपको लड़ना होता है, और शाम के टाइम पे शंखनाद होगा तो आपको लड़ना बंद कर देना है। तो देयर इज सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट एवरी ग्रुप हैज टू फॉलो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू वॉर, दिस वॉर इज लेस ऑर्गेनाइज। ये जो होती है ना संगठित नहीं होती है, ना इसमें कोई नियम होती है। इट्स अ सडन एंड रैंडम, अचानक से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तैयार भी नहीं रहते हो। उदाहरण के रूप में आप देखो गुरिल्ला वॉर, जितनी जल्दी से आप अटैक कर सकते हो, ठीक है, आपको दुश्मन को सोचने का मौका मत दो, ठीक है, जो कि वो अपने लिए कुछ करे। तो इस तरीके से जो है ना, ये जो मॉडर्न वॉर होता है, दीज आर मोर ब्लैटेंट, एकदम तीक्ष्ण होता है और एकदम सटीक होता है, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि उसका उदाहरण आप देखोगे कि गुरिल्ला वॉर अटैक के दौरान एकदम ड्रोन से अटैक करना, ठीक है, एकदम सटीक निशाना करना। तो दिस आर लेस्ट ऑर्गेनाइज, दिस आर सडन एंड रैंडम होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ब्लर लाइन बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री, जो सिविल्स पहले सिविलियंस जो है ना वो क्या करते थे, उनकी रक्षा मिलिट्री करती थी। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन देम, बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू वॉर, सिविलियंस आर नाउ गेट कम्बैटेंट, और ये जो लाइन होता है सिविलियन और मिलिट्री का, वो धीरे धीरे क्या हो गया, मध्यम हो गया है। तो सिविलियन और मिलिट्री के बीच में जो डिफरेंस हम देखने को मिलते हैं वो धीरे धीरे मध्यम हो गया है। और यहाँ पे जो एक चीज इन्वॉल्व हो गई है वो है आपके नॉन स्टेट एक्टर का राइज, यानी कि टेररिस्ट का राइज, जो कि किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, विदाउट रूल, विदाउट एनी बाउंड्री, और दैट्स वाई दे आर असिमेट्रिकल
उनकी पावर को मैच कर पाना, उनकी पावर को प्रोडिक्ट कर पाना, दैट्स कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। एंड इसी वजह से हम कहते हैं असिमेट्रिकल वॉर जब भी हम न्यू वॉर की बात करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो न्यू वॉर होता है वो उसको एक टोटल वॉर की तरह देखा जाता है, यानी कि उसमें सारी चीजें जो है ना, ऐसा नहीं है कि वॉर जो होता है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है। इसका इम्पैक्ट दूसरे रीजन में भी देखने को मिलेगा, जैसे वॉर की वजह से क्या होगा, पूरी इकोनॉमी जो है ना वॉर पे लग जाती है और उसके वजह से प्रोडक्शन भी रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूरी ज्योग्राफी जो होती है ना वो तहस नहस हो जाती है, युद्ध में मतलब कि बहुत सारी चीजें जो होती है बंजर हो जाती है, अकाल आ जाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ कैजुअलिटी, और सरकार की जो पैसेस होती हैं वो लोगों के प्रति ना होकर के वो वॉर में डिफेंस खरीदने में या फिर बहुत सारी चीजों में चला जाता है। तो द स्टेट मोबिलाइज द इंटायर पॉपुलेशन एंड कैपिटल, अपनी जितनी भी पूंजी रहती है, सिविलियंस भी क्या है, एक तरह की पूंजी है, उसको हम क्या करते हैं, वॉर में मोड़ देते हैं। उदाहरण के रूप में वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, आपको पता होगा कैसे जो है ना, अमेरिका के जितने भी युवा थे दे विजिटेड टू द वियतनाम, और लास्ट में जितने भी लोग थे ना वो डिमांड कर रहे थे ब्रिंग द बॉयज बैक टू देयर होम। उदाहरण के रूप में आपने अफगानिस्तान में भी देखा, अफगानिस्तान में कैसे जो है ना ट्रंप ने फिर डिस्कस किया था कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रिंग बॉयज टू देयर होम। फिर उसके बाद बाइडन के दौरान सारे जो है ना सोल्जर्स को घर वापस बुला लिया गया। सो इसको कहते हैं टोटल वार, यानी कि सारी चीजें जो है ना आप पूंजी एक जगह लगा देते हो, टोटल अपना कैपेसिटी, अपनी एनर्जी एक तरफ फोकस कर देते हो, दैट इज टोटल वार। जो कि आप वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में सिचुएशन तो ये आ गया था ना कि जितने भी मेल थे ना वो सारे चले गए थे वॉर में, और जिसकी वजह से आप देखो कि अमेरिका ने क्या किया था, दे नाउ स्टार्ट मोबिलाइजिंग वुमेन टू द फैक्ट्री। उन्होंने वुमेन को फैक्ट्री में रिक्रूट करने को कहा कि अब जो फैक्ट्री यानी वर्ल्ड हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो अब वुमेन के ही जिम्मे है। और उन्होंने वुमेन को मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगाए, जिसको नारीवाद ने क्रिटिसाइज किया, कि जब क्रिटिसाइज किया और पॉइंट आउट किया कि वुमेन को जैसे पोस्टर में दिखाया गया कि वी नीड यू फैक्ट्री वर्कर की तरह, वुमेन स्टार्ट वियरिंग लाइक पजामाज एंड जिसको हम कहते हैं ना कि व्हाट वी से ब्लू जीन्स और फिर बॉडी बिल्डर की तरह से उनको प्रोटेक्ट किया गया। तो इस तरीके से नाउ गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑल द पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनको यूज करते हैं, टोटल वॉर के फॉर्म में देखा जाता है। और जब भी हम न्यू वॉर की बात करते हैं तो एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, और वो है इट्स अ इट्स अ रीजनल वॉर। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मतलब कि कोई स्टेट हुआ, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो जो विद इन स्टेट होता है, प्लस में उस एक लोकल एरिया में वो जो क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो पहले क्या होता था, पहले आप देखते थे ना कि देयर इज सम, इफ वॉर इज गोइंग तो दूसरे कंट्री जो होते थे ना, अगर दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा था सो दो कंट्री ही इफेक्टेड होते हैं, पूरा रीजन जो होता है ना उससे आप क्या होता है प्रभावित रहता है। उदाहरण के रूप में आप देखिए गल्फ वॉर अगर कंट्री हो रही है तो पूरा जो रीजन होता है उस पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। बट ऐसा हम नहीं कह सकते। आप देखो रसिया यूक्रेन वॉर की बात हम कर रहे हैं, पूरा जो वर्ल्ड है इससे क्या है प्रभावित हो रहा है, ये एक रीजन तक सीमित नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो ना आपको ओल्ड वॉर से भी देखने को मिलते हैं। देयर इज नो फाइन डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वॉर एंड न्यू वॉर, इसको हम सिविल वॉर भी कहते हैं। अब थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं मॉडर्न वॉर की तो ये एक पूर्ण युद्ध होती है, राज द्वारा संपूर्ण जनसंख्या और राजधानी और जितने भी राजधन होती है, राजनिधि होती है, उसको युद्ध में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 ये क्षेत्रीय युद्ध होते हैं, जैसे खाड़ी युद्ध में आपने को देखने को मिला, बट इसका भी कुछ लिमिटेशन है। ये गृह युद्ध अच्छा एक एग्जाम्पल है, इसमें सारे नागरिक जो होते हैं वो शामिल होते हैं, और ये जो होते हैं ये नागरिक और सैनिकों में एक बहुत ही जो सिविलियन और मिलिट्री के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये असीमित होता है, यानी कि इसमें शक्ति जो होती है ना बहुत ज्यादा शक्ति यूज की जाती है, टोटल वॉर आपको देखने को मिलता है। ये लेस ऑर्गेनाइज रहता है, इसी वजह से कैजुअलिटी जो है ना आपको ज्यादा देखने को, नुकसान जो होते हैं ना वो ज्यादा देखने को मिलती है। अचानक और तुरंत से युद्ध कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, और नागरिकों का बहुत ज्यादा हताहत होता है। उदाहरण के रूप में आपने फॉकलैंड युद्ध और 6 दिवसीय युद्ध जो है ना अरब और इजिप्ट के बीच में देखा।
तो ये जो है ना न्यू वॉर के कुछ फीचर है, न्यू वॉर के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। बट जब जब मेरी कोल्डर ने, मैं आपको स्पष्टता बता दूं कि जब मेरी कोल्डर ने न्यू वॉर का कॉन्सेप्ट दिया कि ये न्यू वॉर है और ये कोल्ड वॉर है, तो इनके इस जो डिफरेंस होते हैं इसको चैलेंज किया इंडियन थिंकर्स ने, यानी साउथ ईस्ट एशियन थिंकर ने। उन्होंने कहा व्हाट डू यू टॉकिंग, ये आप क्या बात कर रहे हो कि ये न्यू वॉर है, ये कोल्ड वॉर है? क्या हम इसको साउथ एशियन वॉर को समझने के लिए कर सकते हैं? आप उदाहरण के रूप में श्रीलंका की बात कर रहे हो, इसके कुछ फीचर जो है ना आप न्यू वॉर में भी देखने को मिलता है, कोल्ड वॉर में भी देखने को मिलेगा। और आप क्या बात कर रहे हो कि कैजुअलिटी जो होता है इतना होता है, इसको न्यू वॉर कहते हैं, कैजुअलिटी जो उतना होता है कम, इसको कहते हैं। कैजुअलिटी कौन डिफाइन करता है? कौन कहता है कि इतने लोग ही मरे? ऑफिशियल नोटिस में कुछ और दिखा रहता है, ग्राउंड पे कुछ और दिखा रहता है। तो ये जो कैजुअलिटी के हिसाब से जो आप डिस्कस कर रहे हो कि इतने लोग मरे, इतने लोग नहीं मरे, आप ये भी तो देखो ये कैजुअलिटी को नोट डाउन कौन कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से कालव्याज, एक जो थिंकर्स हैं, कालव्याज ने मैरी कोल्डर को जो है ना वो क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू टॉकिंग अबाउट द न्यू वॉर एंड कोल्ड वॉर, देयर इज नो अ फाइन डिफरेंस बिटवीन द न्यू वॉर एंड कोल्ड वॉर, देयर आर द वेरियस ओवरलैपिंग फीचर्स, बहुत सारे गुण हैं जो कि आपको न्यू वॉर में भी देखने को मिलते हैं, कोल्ड वॉर में भी देखने को मिलेंगे। और आप व्हाट बेसिस यू आर टॉकिंग कि इतने दिन तक चलेगा फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, that is new war or cold war you are defining. But look into the South Asia, look into the Tamil and Sinhalese fight, look into the various other fights that's going on, the Naxals and government that going on the Sikh demand. So these war are pressed, और ये कभी कभी अचानक उड़ जाते हैं, कभी कभी फिर उसको दबा दिया जाता है। तो ये जो वॉर होते हैं वो चलते रहते हैं। कहते हैं ना कि ये जो सुस्कियां हैं, ठीक है, ये दबाई जाती है, इनको खत्म नहीं की जाती है। और यही जो फीचर है ना ये साउथ एशिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत चैलेंज किया, कहा कि ये जो न्यू वॉर ओल्ड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है जो कि मैरी होल्डर का है, ये आप वेस्टर्न कंट्री में ही फिट बैठता है, उन्हीं को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। बट ये अगर हम ईस्टर्न रीजन में ला करके वॉर को एनालाइज करें तो ये जो वॉर है ना ये अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इनके आइडियाज को चैलेंज किया कालव्याज ने, और उन्होंने कहा कि ये जो थियरी है मैरी कोल्डर की उसमें बहुत बड़ा गैप है, इसको हमें सुधारना चाहिए। तो हमने देखा कि जो न्यू वॉर ओल्ड वॉर का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टिल इज नॉट रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि जब भी हम वॉर की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि वॉर कैसा होना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वॉर है इसको थियरी से कैसे समझे। क्योंकि एट द एंड हम जो है स्टूडेंट हैं वो कहाँ से, वी आर द स्टूडेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए कि थियरी क्या कहती है अंतर्राष्ट्रीय वॉर के बारे में। यानी कि जब भी हम बात करते हैं ओल्ड वॉर और न्यू वॉर की, तो रियलिज्म इसको क्या कहता है, लिबरलिज्म इसको क्या कहता है, इनके बारे में जो है ना हम बात करेंगे। और इसी के आधार पे हम बात करेंगे कि थियरी जो है ना, यानी कि हमारा सिद्धांत है वो रियलिज्म कैसे बताता है जब हम बात करते हैं वॉर के बारे में। सो फर्स्ट थियरी है आपकी रियलिज्म जब भी हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं पावर की। यानी कि अब जब आप शक्ति को अचीव करने जा रहे हो उसके लिए आप वॉर करना चल पड़े तो दैट इज गुड। क्यों? क्योंकि आपको पता है हॉब्स ने क्या क्या कहा था। हॉब्स ने कहा था कि ह्यूमन जो होता है ना वो आक्रामक होता है, वो शॉर्ट एंड ब्रूटिश होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अकुमुलेट करेगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा। तो केनेथ वॉल्ज ने भी अपनी बुक मैन स्टेट एंड वॉर को जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाया था कि उसको होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि ही इज अ डिफेंसिव रियलिज्म की उन्होंने बात की थी, बट उन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करेगा, देयर इज द इंटरेस्ट, उनकी कुछ इंटरेस्ट होती हैं और उन इंटरेस्ट को वो गेन करता है, ठीक है। और थ्यूसिडाइडस ने तो पहले ही कह दिया था। देखिए जब भी हम क्लासिकल थिंकर्स की बात करते हैं, क्लासिकल थिंकर्स की जब हम बात करते हैं उसमें आप क्या आ जाएंगे, सुंजू ने वॉर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर आप देखोगे कि ही इज अ चाइनीज थिंकर। फिर उसके बाद थ्यूसिडाइडस ने भी जो है ना वॉर के बारे में उन्होंने तो एक बुक ही लिख दिया था, द पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है।
उन्होंने बुक में लिखा था कि वॉर जो है ना इंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। वॉर की लालसा अंतहीन है, क्योंकि सबको क्या है, लस्ट ऑफ पावर, सब पावर को पाना चाहते हैं, और पावर के पीछे ही तो रियलिज्म भाग रहा है, और इसी वजह से वॉर को रोका नहीं जा सकता। फिर उसके बाद क्यों क्यों पावर को रोका नहीं जा सकता, क्यों जो है ना पावर को अकुमुलेट करने के लिए आपको वॉर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई जो है ना एक पावरफुल नहीं है जो कि क्या कर सके, गवर्न कर सके, और इसी वजह से एक सिंहासन पर बैठने के लिए हर कोई क्या करना चाहता है, हर कोई सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहता है। सो डार्विन ने भी कहा था कि द फिटेस्ट, जो इसमें सबसे फिट होगा वही क्या करेगा, यहाँ पे बैठ सकता है, फिटेस्ट विल सर्वाइव। और डार्विनिज्म और जो स्पेंसर ने जो आइडिया दिया था इसी के बारे में दिया था कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज ऑलवेज गो फॉर वॉर, क्योंकि वो जो है ना योग्य, जो है ना योग्य ही क्या करता है, सर्वाइव करता है। और फिर हमने रियलिज्म में 3S के बारे में पढ़ा था कि सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प और स्टैटिज्म इज द मेन एम। तो सर्वाइव करने के लिए हर स्टेट क्या चाहता है, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, और इंटरेस्ट के लिए ही और पावर के लिए ही वो क्या करता है, वॉर करता है। और इस वॉर को रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वो क्या है, अराजकतापूर्ण है। फिर उसके बाद आपने देखा कि हर रियलिस्ट ने क्या किया, वॉर को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा वॉर होना चाहिए, क्योंकि एवरी स्टेट वांट टू सर्वाइव देमसेल्फ, एंड टू सर्वाइव दे हैव टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट, एंड टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट दे हैव टू वेज अ वॉर, ठीक है। तो वॉर को यानी कि पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए आपको वॉर से होकर के गुजरना पड़ता है। ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें आप रियलिज्म में देखेंगे, और उन्होंने वॉर को इसी तरह से, इसी संदर्भ में समझा। फिर जब हम बात करेंगे लिबरलिज्म की, यानी कि जब हम उदारवाद की बात करते हैं, उदारवाद किस तरीके से वॉर को देखता है। उदारवाद ये कहता है कि वॉर की पॉसिबिलिटी जो है ना उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको हम शांत कर सकते हैं। शांत कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये जो अनार्की है, ये जो आप बोल रहे हो ना कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतापूर्ण है, इसको हम कम कर सकते हैं कैसे, एक लॉज एंड ऑर्डर ला करके, एक कन्वेंशन ला करके, एक रिजीम को बैठा करके, जैसे लीग ऑफ नेशन, UN, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम वॉर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो स्टेट है, अगर स्टेट कोई गलत काम करता है तो इनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा लीग ऑफ नेशन के प्रति या फिर UN के प्रति। तो इस तरीके से हम जो अराजकता की बात करते हैं, अराजकता जो है ना इसका जो इफेक्ट है वो कम किया जा सकता है बाय मेकिंग द स्टेट रिस्पॉन्सिबल। उनको जो है ना, जैसे हॉब्स ने कहा कि शॉर्ट ब्रूटिश होते हैं, इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत है, इनको ना अपनी जिम्मेवारी समझाने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम वॉर को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर वो दूसरा तरीका क्या है, हम ना डेमोक्रेटिक पीस लाएंगे कि हर स्टेट क्या करेगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, और हर स्टेट डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक स्टेट यानी लिबरल स्टेट का एक ही एम होगा, और वो क्या होगा, ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। और जब एक ही एम होगा तो क्या होगा, सब एक की तरफ भागेंगे, ठीक है। देखिए द्वंद्व कब होता है, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे, लेकिन जब आप एक डायरेक्शन में भागोगे तो एक दूसरे से आप कंपीट करोगे, ठीक है। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप दूसरे के मुड़ करके देखोगे। तो उन्होंने कहा कि हमें द्वंद्व को कम करना चाहिए, क्योंकि सबके इंटरेस्ट जो है ना वो सेम है। अब सब क्या कर रहे हैं, ट्रेड के पीछे भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लेट मेक द वॉर कॉस्टली, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इससे मुड़ के देख रहा है या फिर ये इससे प्रतिद्वंदी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो है ना अपने टाइम, अपने रिसोर्सेज इसमें लगाएगा, तो उसकी जो है ना बहुत सारी चीजें खो देंगे। तो वॉर को हम क्या कर देते हैं, कॉस्टली बना देते हैं कि कोई जो है ना युद्ध कर ही ना पाए। और ये चीजें जो है ना कब तब आएगी, जब हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अगर मान लीजिए आपने ट्रेड वॉर के बारे में सुना होगा, ट्रेड वॉर के बारे में आपने क्या सुना, आपने देखा कि US और चाइना के बीच में मन मुटाव चल रहा है, पर फिर भी वो युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे पर वो ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो वॉर पे जाते हैं तो हो सकता है उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, इंटरेस्ट है, वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना डिसेबल हो जाए, यानी कि देयर इज सम उतार चढ़ाव। और इसी वजह से उन्होंने ट्रेड वॉर में तब्दील होने से रोका, क्योंकि वो वॉर को कॉस्टली नहीं बनाना चाहते थे। और इसी वजह से जो है ना वॉर को हम स्टॉप कर सकते हैं। बट देयर इज अ लेस चांस, देखिए आप
भले ही ट्रेड के लिए जा रहे हो, आप खुद देखिए कि जितने भी स्टेट है खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं, सब स्टेट ओपन मार्केट की बात करते हैं, बट क्या आप देख पा रहे हो कि आज भी जो है ना, आप देखो कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड nuclear weapon, China is moving toward nuclear weapon, Israel is moving toward nuclear weapon, most of the country is now signing defense treaty. So ये सब क्यों हो रहा है कि अगर सच में अराजकता है तो फिर ये डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि still there is some scarcity, there is still some, there is the trust, lack of trust that is not fulfilled by this international relation. और तभी तो आप रसिया यूक्रेन वॉर को देख रहे हो। तो किस हम शांति स्थापित करने की जो आप बात करते हो, ये जो है ना अभी भी क्या है, लिबरलिज्म के द्वारा सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ना हमें इसके रीजन को समझना पड़ेगा कि क्यों ये चीजें जो है ना सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, क्यों हम चाह कर के भी ना पीस नहीं ला रहे हैं। और वो इसलिए नहीं ला रहे हैं कि ये जो पीस की अवधारणाएं हैं वही गलत है। हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतापूर्ण है, ये अराजकता जो है ना यही गलत है। उन्होंने कहा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो थियरी आया, उन्होंने कहा कि आप जो ये अनार्की है, आप ये देखो ये आया कहाँ से, किसने बनाया ये अनार्की, ठीक है, तभी तो आप इंस्टीट्यूशन ला रहे हो। लिबरलिज्म कहता है, रियलिज्म कहता है कि हमें अनार्की के लिए सर्वाइवर करना है। आप खुद देखो ये अनार्की को लाया कौन, ये लाया स्टेट। क्यों लाए? अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो आइडिया है इंटरनेशनल का कि अराजकतापूर्ण, यहाँ पे कोई राज्य नहीं है, ये स्टेट ने खुद गढ़ा। इंटरनेशनल इज अनस्टेबल, इस वजह से हमें सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा। और ये जो है ना आर्यन ने इन्वेजन किया और हमें भी क्या करना है, आगे बढ़ना है और हमें भी इस तरीके से जीत करना है। ये जो आइडिया है आपने खुद लाया और फिर आप क्या कर रहे हो, कहते हैं ना कि आपने खुद प्रॉब्लम क्रिएट किया और अब जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। पहले आप ये तो देख लो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इस पे जो है ना इसको दृष्टि में लाया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ने। उन्होंने कहा कि वॉल्ज भाई साहब, आप जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, आप जो डिफेंस की बात कर रहे हो, आप ये तो देखो आप डिफेंस किसके अगेंस्ट कर रहे हो, अनार्की के लिए कर रहे हो। अनार्की आपका ही तो देन है, आप क्यों अनार्की के प्रति जो है ना ये कर रहे हो? पहले अपने अपने अंदर झांक के तो देखो कि आपने क्या लाया और किसके अगेंस्ट जो है ना आप शांति लाने की कोशिश कर रहे हो। तो वहां पे कंस्ट्रक्टिविज्म ने वॉल्ज को पॉइंट आउट किया और क्रिटिसाइज किया, और इसी वजह से वॉल्ज और वेंट में क्या चलता है, डिबेट चलता है, ठीक है, अनार्की को लेकर के। फिर उसके बाद क्रिटिकल थियरी आया। क्रिटिकल थियरी में कहा कि वॉर जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो वॉर भी अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वॉर जो है ना, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी, ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा, या फिर अभी कौन सी आई है एक बेगूसराय है या फिर कोई और, फिर वो क्या करते हैं उसमें ना कौन सी मूवी है पता नहीं, आप देखना उसमें क्या होता है ना, वो बंदूक की बिजनेस करते हैं, गन्स ट्रेड करते हैं, और वो कहते हैं ना वायलेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वायलेंस से ना क्या होगा, उनके गन्स बिकेगी। तो अगर वायलेंस नहीं भी है ना तो आप वायलेंस को लाओ, क्योंकि वायलेंस लाओगे ना तो वायलेंस को हटाने के लिए वायलेंस और आएगा, और उससे क्या होगा, उनको कट्टे का व्यापार जो है ना वो चलते रहेगा, यानी गन का जो है ना व्यापार चलते रहेगा। और यही बातें पॉइंट आउट क्रिटिकल थिंकर्स ने कहा कि भाई वॉर भी होता है ना तो ये इंटरेस्ट के लिए होता है, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो किसी और का नहीं, ये जो हेजेमनी कंट्री है ना, कैपिटलिस्ट कंट्री है, इन्हीं के द्वारा होता है। और इसी वजह से देखना आप गल्फ वॉर में, ठीक है, कि तेल निकलने वाला है और ईरान और इराक को भिड़ा दिया, ठीक है, और गन कौन दे रहा है, मैं सप्लाई करूंगा आप लोग लड़ो। तो इस तरीके से आपने सुना होगा बहुत सारी जो है ना गन सप्लाई, हथियार सप्लाई जो होती है ना, उसमें बिजनेस का फायदा जो होता है ना कैपिटलिस्ट कंट्री को होता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आओ सोशलिज्म की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि सोशलिज्म जो है ना वो पीसफुल है। देखिए यहाँ पे भी जो क्रिटिकल थियरी जो है ना वो थोड़ा फेक दी है। उन्होंने कहा कि भाई पीसफुल तो है, चलो मान लिए पीसफुल है, बट व्हाट अबाउट जो आप कह रहे हैं ना कि हमें पूरे जो है ना गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक वायलेंस करना होगा, ठीक है, अगर इतना ही पीसफुल होता तो वैनगार्ड पार्टी और इतने सारे खून खराबे क्यों होते? तो ये जो पाथ आपने दिखाया है वो तो सही है, बट किस तरीके से उस पीस को पाना है ये भी उसमें वायलेंस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीजों से हम छूटे नहीं है, अछूता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आई फेमिनिज्म ने अपने शांति के प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भाई देखिए हम जो है ना
वॉर को समझने के लिए हम जनरली मेल का यूज करते हैं, मेल पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं, मेल के नजरिए से हम वॉर को देखते हैं। देयर इज अ नीड टू हम क्या करें, वॉर को ना वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो उन्होंने मैस्कुलिन आइडिया ऑफ वॉर को जो है ना कहा कि भाई इसी की वजह से वॉयलेंस प्रमोट हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, वुमेन के नजरिए से एक बार वॉर को समझना चाहिए, जिससे ये जो वॉर की ट्रीटी हो या फिर जितने भी आप जो है ना डिफेंस पे अपनी पैसे बर्बाद करते हो, उसको आप सही डायरेक्शन में यूज कर सको। तो इससे रिलेटेड चीजें जो है ना हमारे थिंकर्स ने हमें वॉर के बारे में समझाया, और किस तरीके से हम वॉर को मिनिमाइज कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थिंकर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो थियरी की हम बात करते हैं, यानी वॉर की बात करते हैं, कौन कौन से थिंकर्स हैं, इससे रिलेटेड PYQ। और जब हम बात करते हैं वॉर के जस्टिफिकेशन के, तो कैसे जो थिंकर्स है ना वॉर को जस्टिफाई किया है, यानी कि वॉर जो है वो सही है, वो पॉलिटिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, और किस तरीके से हम जो है ना वॉर को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू फिगर आउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज लेफ्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, और फिर उसके बाद हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।